चलिए आज शुरू करते हैं टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज भू कानून। बहुत कॉमन टॉपिक है, ज़रूरी टॉपिक है, प्री देने जाइए, मेंस, इंटरव्यू, आप कहीं किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कुछ खरीदना है, यहाँ पे सब में ये काम आने वाला है। तो ये आपका एक्ट है, इसको हम देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको पढ़ के इसको समझाता हूं और उसमें फिर आपको पता चलेगा कि सिर्फ पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। तो फिर इसके बाद इसकी हिस्ट्री बताते हैं, हिस्ट्री के बाद फिर से इसको पढ़ेंगे, तब देखना अब में और उसके बाद कितना डिफरेंस इसमें आता है। पहला इसने बोला है कि देखिए, एक्सेप्ट फॉर हरिद्वार एंड उधम सिंह नगर, इंडिविजुअल फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट विल नॉट बी एबल टू परचेज लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इन द रिमेनिंग 11 डिस्ट्रिक्ट। कि मतलब 11 जिलों में आप एग्रीकल्चर लैंड और ये सब नहीं परचेज कर। ये एक चीज समझ में शायद नहीं आएगी। ऐसे ही अपार्ट फ्रॉम म्युनिसिपल एरिया यहाँ पे नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यह कुछ प्रोविजन है, डायरेक्टली ऐसे समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग पे चलते हैं। क्या है इसका इतिहास? इतिहास में अगर हम जाएं तो आप देखो, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत या पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं वो जल, जंगल, जमीन और जोरू, इन 4-5 चीजों पे ही हुए हैं। जल मतलब पानी पे युद्ध हुए हैं, जल, जंगल, जमीन और जोरू। जोरू मीन्स वीमेन को बोलते हैं। महिलाओं की वजह से भी बहुत युद्ध है, या फिर उनको जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत आपने देखा ही है। ऐसे ही जमीन, शेर शाह सूरी एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए उसने पूरा सब कुछ अपना गवा दिया। जंगल, कितने ट्राइबल रिवोल्ट होते हैं। ठीक है, पानी के लिए कितने युद्ध होते हैं। तो जल, जंगल, जमीन, जोरू, इसके ऊपर ही सारे युद्ध चले हैं। उत्तराखंड, यहाँ भी कोई ऐसा तो है नहीं कि अलग चीज है, यहाँ भी राजा राज करता था। उत्तराखंड में राजशाही है, राजा है, तो राजा राज करेगा, जमीन उसको भी चाहिए। तो पहले क्या होता था कि पूरी जितनी भी जमीन है, सपोज ये उत्तराखंड है आपका, ये सारी जमीन उत्तराखंड की किसकी थी? राजा की थी। ठीक, अब राजा क्या उस पर खेती करेगा, मजदूरी करेगा? राजा नहीं करेगा ऑब्वियसली, लेकिन राज्य चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए, लोगों को खिलाने के लिए खाना चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए। तो वो कैसे करेगा? तो राजा क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई मुझसे खेती तो होती नहीं है, एक काम करो, ये जो मेरी जमीन है इसको मैं आपको दे देता हूं और आप इस पे खेती करो, खेती करके आराम से जो भी आपकी उपज हो उसका कुछ मुझे दे देना। ठीक, तो ये लैंड क्या है? पब्लिक को देता है, लैंड। जमीन आई लोगों के पास, अब लोगों के पास आएगी कैसे? ऐसे ही बांट देगा? नहीं। अब कुछ जो इसके चेले होंगे वो तो क्या करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करके, थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करके इसे एक तरह से बहला फुसला के कुछ जमीन ऐसे ही ले लेंगे फ्री में। तो इनके लिए तो सबसे आसान तरीका है कि फ्री में बस लगे रहो, आस पास लगे रहो, ये हमें फायदा कर ही देगा। ठीक, तो आज के टाइम पे जो भी आप समझो जो सरकार की चापलूसी करता है, तो सरकार उसको कोई टेंडर दे देगी। तो टेंडर क्या है? मतलब आपको ये ठेका दिया, आप उसमें जो भी पैसे हैं कमाइए, तो उस तरीके से आपका भी खर्चा चलेगा और आप हमारी पार्टी के लॉयल एक वोटर भी बने रहेंगे। ऐसी तो करती है। लोग भी मेहनत करने से अच्छा है कि चापलूसी कर लो, चापलूसी में भी मेहनत चाहिए, तो लोग इस तरीके से भी करते हैं। तो इनको तो फ्री में मिल जाएगी। सपोज कोई इंटेलेक्चुअल ही है, ठीक, तो उसको मिल जाएगी फ्री में। भाई उसने राजा को खुश किया, राजा खुश हुए, उन्होंने आपको फ्री में जमीन दी। कुछ बोलेंगे कि सर हमें स्कूल खोलना है, ठीक है, और स्कूल तो बहुत पवित्र काम है, आप स्कूल के लिए हमें जमीन दे दीजिए। राजा ने बोला चलिए ठीक है, दे देते हैं, ले जाओ। इनको दे दी, सबको फ्री में। लेकिन जब फ्री में आप देते रहोगे तो फिर राज्य फ्री से थोड़ी चलेगा, उसको तो पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो राजा क्या करेगा, बोले भैया ऐसे चेले मुझे कम रखने हैं, ज़्यादा कॉमन मैन रखने हैं। क्यों? क्योंकि यही है जो ज़मीन मुझसे लेंगे, उसमें कुछ पैदा करेंगे और पैदा करके फिर मुझे भी देंगे और अपना भी खर्च चलाएंगे। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। कैसे?
एक को बोलते थे इसमें थातवान, थातवान, THATWAN, है ना, ये स्पेलिंग इसकी, थातवान। राजा ने बोला कि जैसे पूरे भारत में या फिर उत्तर भारत में महलवाड़ी व्यवस्था थी, मतलब ऐसे कि पूरा गांव है, इस पूरे गांव का एक हेड समझ लो, प्रधान समझ लो कोई। बोले प्रधान जी को हमने ज़मीन दी है सारी, और फिर प्रधान जी पूरे गांव में बांटेंगे, या फिर उन्हें जो भी करना है उस पर खेती करानी है, जो कराना है वो कराए, हम प्रधान जी को देंगे। तो इनको समझो कि ये प्रधान थे एक तरीके से, थातवान। इनको ज़मीन दी, ठीक, और ये बदले में इनको पैसे देते थे कैश में, कैश में, कैश। ध्यान रखना, दूसरे वाले को भी ये ज़मीन देंगे, लेकिन वो क्या करेगा, वो नॉन कैश में देगा, कैश नहीं देगा, आपको क्रॉप दे देगा। ठीक, सपोज मैंने गेहूं पैदा किए, ठीक, 4 एकड़ में मैंने गेहूं पैदा किए, उसमें से 1 एकड़ में सरकार को एज ए टैक्स दे दूंगा। ठीक, तो इस तरीके से सिस्टम चल रहा था। इसके अलग अलग नाम है ना, जैसे कैनी, कैनी ये मजदूर को बोलते थे। तो अलग अलग नाम है, आप नाम पे मत जाना, क्योंकि वो तो हिस्ट्री का पार्ट है, जब लैंड रिफॉर्म पूरा देखना हो तब देखेंगे उसको। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू भी पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि अच्छा समझना कैसे है कि राजा के पास सारी ज़मीन थी, तो राजा क्या करेगा, खेती मजदूरी उसमें करेगा नहीं, किसी से कराएगा, तो उसको वो डेलीगेशन कर देगा, मतलब उसको ज़मीन दे दी। अब जो लोग करेंगे वो या तो टैक्स देंगे उसको या फिर क्रॉप देंगे। इस तरीके से ही पूरी व्यवस्था चल रही थी। कुछ लोगों को फ्री में भी देते थे। ठीक, तो ये पूरा सिस्टम चल रहा था। अब इसके आगे होगा क्या, बाद में क्या होगा आपको पता है। 1790 में, 1790 में गोरखा आ जाते हैं, और गोरखा फिर उत्तराखंड में पूरे में रूल करते हैं, पूरे में रूल करते हैं। अब ये आए हैं, ठीक, और ये 1790 से लेके 1815 तक रहते हैं, तो 10, 20, 25 साल, ऊपर से 25 साल इनका क्रूर शासन था, बहुत बुरे इन्होंने हाल किए हुए थे। तो जमीन का जो सिस्टम एक चल रहा था राजा के तहत, वो सही तरीके से चल रहा होगा, क्योंकि राजा तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि पूरा सिस्टम बिगड़ जाए या फिर जो मेरी रेवेन्यू का सोर्स है वो ख़त्म हो जाए, तो वो कोई भी नहीं चाहेगा। तो वैसे ही पूरा सिस्टम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। ये गोरखा है, इन्होंने पूरा सिस्टम उल्टा सीधा कर दिया। मतलब क्या किया, जो मजदूर है उसको ज़मीन दे दी, जो प्रधान मैंने आपसे बोला सपोज थातवान ही थे, उनको नहीं दी, उनसे छीन ली, इनसे लेके उसको दी, ऐसे ऐसे करके सब मैसअप कर दिया, मैसअप हुआ पूरा। तो कुछ क्लैरिटी रह नहीं गई, किसी को भी कुछ भी ज़मीन दे दोगे तो पूरा स्ट्रक्चर। असल में क्या था कि इन्होंने पूरा रेवेन्यू का एक स्ट्रक्चर जो सही तरीके से चल रहा था उसको कोलैप्स करने की कोशिश की कि भाई उल्टा इसका उसको दे देंगे, उसका इसको दे देंगे, आपस में लड़ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, वही इन्होंने किया, वही इनकी कोशिश थी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 1815 में आ जाएंगे ब्रिटिश, और ब्रिटिश ट्रीटी ऑफ सगोली की संधि होगी, उसमें ये सब कुछ कुमाऊं कमिश्नरेट के अंडर आ जाएगा। यहाँ टिहरी उत्तरकाशी का कुछ पार्ट छोड़ के, ठीक, ये सब आया आपका किसमें, कुमाऊं कमिश्नरेट के अंदर। कुमाऊं कमिश्नरेट। इसका हेड कौन होगा भाई, कमिश्नर होगा। ठीक, यहां पे राजा ही राज कर रहे थे, टिहरी नरेश, ठीक, सुदर्शन साहा, फिर बाकी सब। तो ये कुछ स्ट्रक्चर चल रहा था। लेकिन अब जब ब्रिटिश आएंगे तो आप चाहे इनको कितनी गाली दो, लेकिन एक काम तो इन्होंने किया कि इन्होंने जो चीज़ें थी बहुत सिस्टमेटिक की। आप आज भी देखो, अभी हरिद्वार से देहरादून तक ट्रेन पहुंचाई किसने, इन्होंने पहुंचाई। हम देहरादून से मसूरी तक नहीं पहुंचा पाए हैं अभी, है ना। और इनकी उस टाइम पे कोशिश थी कि ये मसूरी तक ले जाते ट्रेन को, लेकिन फिर इनका जितना भी शासनकाल था वो ख़त्म हुआ। लेकिन आप खुद समझो, 1853 में पहली ट्रेन चली और 1953 में, 100 साल होते, उससे भी पहले ये चले गए छोड़ के।
तो मतलब 95 इतने साल में ये देहरादून जो एकदम रिमोट रीजन होगा उस टाइम के हिसाब से, आज के हिसाब से नहीं, उस टाइम पे तो बहुत रिमोट होगा, वहाँ तक ये ले गए। मसूरी भी ले जाते, ऊपर भी ले जाते। लेकिन इंडिया से आज आज़ादी के 70 साल हो गए, उसके बाद भी हम नहीं पहुँचा पाए। ठीक है, कुछ बोलेंगे कि पहुँचानी क्यों, पहुँचानी ज़रूरी है। अभी देखो ट्रैफिक का कितना इशू था वहाँ पे, पूरा जो रोड है पूरा ब्लॉक रहता है। आप अगर सीजनल टाइम पे चले जाओ तो आप एक बार जाने के बाद फिर कोशिश भी नहीं करोगे दोबारा जाने की, वहाँ पे ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो उसी वजह से सरकार भी अब देखिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट, फिर टनकपुर बागेश्वर, उन सबको कोशिश कर रही है जोड़ने की। तो कहने की बात यह है कि ब्रिटिश क्या थे, थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छे से मैनेज करते थे और ये मैनेजमेंट करेंगे भी। 1823 में आपने सुना होगा एक कमिश्नर आते हैं जॉर्ज विलियम ट्रेल। जॉर्ज ट्रेल बहुत काम किया है इन्होंने, ट्रेल ने। ठीक, तो ये पहला लैंड सेटलमेंट लेके आते हैं, क्योंकि लोगों की शिकायत थी कि देखिए 1815 से आप राज कर रहे हो, 5 3 8 साल हो गए, जो हमारी ज़मीनें गोरखाओं ने इधर उधर कर दी, मिसमैनेज की, वो हमें मिल नहीं पाई। उसके बाद हम आपको रेवेन्यू कैसे दें, आपको चाहिए कि हम आपको पैसे दें, तो पैसे दे कैसे, हमारे पास ज़मीन ही नहीं है, जो ज़मीन थी वो छीन ली आपने या गोरखा ने छीन ली, अभी तक नहीं मिली है। तो बोलते हैं चलिए हम इसको मैनेज करते हैं और सही तरीके से मैनेज करेंगे। तो ये पहला लैंड सेटलमेंट आता है, और इसके बाद हर 10-10 साल पे सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लास्ट में हम पहुंचते हैं 10th लैंड सेटलमेंट पे। ये कितने पे होगा, लगभग 1893 में होगा। और जो कमिश्नर थे वो थे आपके पो PO ऐसी पो, ठीक है, जो भी है। ये उस टाइम पे कमिश्नर थे या फिर लैंड ऑफिसर थे, इसको आप एक बार करेक्ट कर देना, ठीक है। लेकिन काम इन्हीं का था, मेन काम इनका ही था। तो ये एक लैंड सेटलमेंट लेके आते हैं और उसमें फिर सही तरीके से जो लैंड गवर्नेंस है वो की जाती है। ये बेसिकली क्या करते हैं, इसके पहले लैंड सेटलमेंट आ ही रहा है, उसने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है कि किस किस तरीके से क्या क्या लैंड रेवेन्यू होगा, कितना कितना देना होगा। ये एक जो मेन काम करते हैं वो ऐसा कि सपोज ये कोई रिवर है, ठीक, इसके आसपास की रीजन में, अब देखिए यहाँ पे कंकड़ पत्थर ये सब रहता ही है, यहाँ पे पास में ये सब, देखिए ये आसपास में यहाँ पे कंकड़ पत्थर है, तो यहाँ पे खेती तो हो नहीं सकती, इसको बोलेंगे वेस्टलैंड। और ऐसे ही पहाड़ पे भी, ऊपर पहाड़ पे भी, यहाँ भी देखिए ऐसी लैंड है जो ना तो फर्टाइल है ना ही वहाँ पे कुछ हो रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, 1 सेकेंड, इस पहाड़ पे भी जो लैंड थी इसको बोलते थे बेनाप, मतलब इसको आप नाप नहीं सकते हो, माप नहीं सकते हो। तो बेसिकली क्या है, ये भी एक तरीके की वेस्टलैंड है, ये भी वेस्टलैंड है। ठीक, ये भी वेस्टलैंड है। अब आप उत्तराखंड में आ जाओ, उत्तराखंड में ये जो नीचे यहाँ पे ये जो खादर वाला रीजन है, बांगर खादर वाला, भावर वाला रीजन, हरिद्वार वगैरह, वहां भी ये जो लैंड होती है उसको बोलते थे नजूल लैंड, नजूल भूमि। ठीक, तो असल में क्या था, ये किस तरीके से था, सपोज ये एक जमीन का टुकड़ा है, अब ये जो कमिश्नर साहब हैं ये जाते हैं पूछते हैं कि ये वाला टुकड़ा किसका है, किसान बोलता है, 1893 की बात चल रही है, किसान बोलता है कि ये मेरा है साहब। तो ठीक है, आपने कागज़ दिखाओ, कागज़ लिए, ठीक है ये आपका हुआ। ये पूछता है किसका है, किसान आते हैं बोलते हैं साहब ये मेरा है, बोले ठीक है ये भी आपको मिला। फिर ये भी एक ज़मीन थी इस तरीके से यहाँ, तो यहाँ पे पूछते हैं कि भाई ये किसकी ज़मीन है, तो कोई और आता है वो बोलता है साहब मेरी है, कागज़ उसने दिखाए उसकी हो गई। एक और आता है, सरकार पूछती है कि ये किसकी है, तो वो हाथ तो उठाता है मेरी है साहब,
लेकिन कागज़ नहीं दिखा सकता है, तो ये डाउटफुल रही, ठीक है, उसकी भी नहीं है। ऐसे ही ये जो ज़मीन है इस पे भी नहीं मिल रहा है मालिक, क्योंकि मालिक क्या है, सरकार पूछती है कि ये किसकी है, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है, मतलब मालिक मर गया है, ये ज़मीन बेकार पड़ी हुई है, इस पर कोई खेती नहीं कर रहा है। और ये जो बीच की है ये भी विवादों में घिरी हुई है, ठीक। तो सरकार ने बोला कि ये सारी ज़मीन सरकार की है, ये तुम्हारी नहीं है, सब सरकार का माल है, जो बच गया वो सब सरकार का, आपका है तो आप क्लेम करो, दिखाओ कागज, हम आपको दे देंगे। तो ये सारी जो लैंड थी इसका काम हुआ था यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसी को लैंड एक तरह से सेटलमेंट बोलते हैं। और जो बाकी ज़मीन बची वो बची वेस्टलैंड, नजूल भूमि, ये सब सरकार ने अपने अंडर में ले ली, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अभी क्या है, 1815 के बाद 1823 से लैंड सेटलमेंट स्टार्ट होंगे, और 1893 में आते आते 10वां लैंड सेटलमेंट, उसमें ये कार्यक्रम चल रहा है, सरकार ने सब चीज़ें देख ली हैं, ठीक। अब सरकार क्या करेगी, सरकार उस टाइम पे जो गवर्नेंस थी ब्रिटिश के हाथ में थी, तो वो क्या करती है, 1895 में एक्ट लेके आती है, कुमाऊं में एक्ट लेके आती है, और उसमें बोलती है कि देखिए हमें तो भाई रेवेन्यू चाहिए, हमें पैसा चाहिए, अगर यहाँ पे भूमि खाली पड़ी भी रहेगी तो ब्रिटिश ये थोड़ी चाहते हैं कि देखिए एनवायरनमेंट बचा रहेगा, इकोलॉजी बची रहेगी, या फिर अगर नेचुरली वो ज़मीन खाली है तो खाली रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये थे सब पैसा कमाने आए थे, इन्हें नहीं चाहिए कुछ भी खाली, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कोशिश थी कि पूरी ज़मीन पे ही खेती करो, क्योंकि उससे जो भी प्रोडक्शन होगा वो आप हमें दोगे और हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारा मतलब ब्रिटिश सरकार का, और वो फिर लूट के अपना ब्रिटेन ले जाएगी। वहाँ पे उसको औद्योगिक क्रांति करनी थी। तो वो क्या सरकार क्या करेगी कि चलिए ये लैंड का टुकड़ा है, ये ज़मीन ये वाली इस पे कोई मालिक नहीं मिल रहा है, तो ये भैया सरकार की है, अब सरकार की मर्जी है इस पे क्या करना है। तो सरकार यहाँ पे इंडस्ट्री तो लगा नहीं सकती, सरकार क्या बोलेगी, अच्छा इस गांव में कितने लोग हैं जो भूमिहीन है, बोले साहब हम हैं, बोले आओ सब लोग आओ, ठीक। सबको बुलाया, बोला चलिए ये ज़मीन रामू आपकी है, ये कल्लू ये आपकी है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग नाम, राम, श्याम, गोपाल, इन सब नामों पे दे देती है कि जो लैंडलेस है, चलिए ये ज़मीन आपकी हो जाएगी, आप इस पे काम कीजिए, लेकिन इसको अपनी मत समझना, है सरकार की, सरकार ने आपको दे रखी है, अभी आप इस पे खेती कीजिए और हमें इसका जो भी प्रोडक्शन होगा उसका ज़्यादा हिस्सा हमें चाहिए। तो बाकी सबसे जो ले रहे थे उनसे थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने लेना स्टार्ट किया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो कार्यक्रम चलता रहेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देश आज़ाद हुआ 1947, तो उसके एक साल बाद ही 1948 में यूपी का पार्ट था उत्तराखंड, 1948 में कुमाऊं वेस्टलैंड एक्ट 1948 ये लेके आएगी, उसमें बोलती है सरकार क्या कि देखिए ये जो नजूल लैंड थी, नजूल, वेस्टलैंड, ठीक है, ये जितनी भी लैंड थी जो हमने इनको टेम्परेरी बोला था कि आप इसको अपनी मत समझ लेना। अब हम देखिए दरिया दिल दिखाएंगे, हम ब्रिटिश की तरह नहीं हैं, हम अपने देश के साथ हैं, देश के जो गरीब तबका है, जो भूमिहीन है, हम उसके साथ हैं, हम उसको अधिकार देते हैं कि ये ज़मीन आप यहाँ रह रहे थे ये आपकी समझो। तो इन्होंने क्या दिया, 1948 में लैंड ओनरशिप दे दी, ओनरशिप, एक एक कीवर्ड याद रखना बस, लैंड ओनरशिप दी, ठीक। तो भू स्वामित्व ये किसके पास आ गया, जो लोग उस पर रह रहे थे, तो जो जिस जमीन पर रह रहा था उसका एक तरीके से परमानेंट हो गया, तो उससे लोगों को तो फायदा होगा, लेकिन आगे चल के सरकार को पता चलेगा कि ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो उसको हम विद टाइम देखेंगे, टाइम फ्रेम में। अब 48 में ये हुआ, तो उत्तर प्रदेश उस टाइम पे, ये उत्तर प्रदेश का पार्ट था, उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, यूपी के अंडर आता था, यूनाइटेड प्रोविंस, फिर उत्तर प्रदेश। तो होगा क्या, 1950 में 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एक्ट, हिंदी में मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन को बोलते हैं उन्मूलन अधिनियम 1950,
ये पारित करते हैं, ठीक। और इसमें बोलेंगे क्या, इसमें बोलेंगे कि भैया देखो हमें जमींदारी खत्म करनी है, जो हिरारी चली आ रही है वो सिस्टम खत्म करेंगे। सिंपल, एक व्यक्ति एक टाइम पे 12.5 एकड़ 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता। तो फिर ज़्यादा ज़मीन है तो आप क्या करोगे, आप एक काम करो, जो भूमिहीन है उनको ट्रांसफ़र कर दो। तो इतने भले आदमी तो आज भी नहीं है, उस टाइम भी नहीं थे। बोले भैया हम नहीं करेंगे, सरकार दबाव बनेगी। तो लोग क्या करेंगे, बोले ठीक है 12.5 रखना है ना, ठीक है 12.5 मेरे नाम पे रहेगी, बाकी मेरी वाइफ के नाम पे, मेरे बच्चों के नाम पे, मेरे रिश्तेदारों के नाम पे। जो काम नौकर कर रहा है नौकर के नाम पे कर देंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा। तो इंटरनल एडजस्टमेंट कर दिए और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। और उस टाइम पे यूपी में देखिए होता भी अभी भी गन्ना ही होता है ज़्यादातर। गन्ने को छूट दी गई थी, एक्सेप्शन में डाला गया था कि हाँ थोड़ी सी ज़्यादा ज़मीन रख सकते। तो इसका जो मूल उद्देश्य था वो लगभग ख़त्म सही था, कुछ इतना इसमें काम हुआ नहीं, ठीक। लेकिन क्या ये उत्तराखंड, आज का जो उत्तराखंड है उस पे लागू था? क्योंकि 12.5 एकड़ यहाँ पे उत्तराखंड में आपने देखा होगा एकड़ में तो जमीन नपती नहीं है। अब तो जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे स्क्वायर फुट उन सब में नपती है, ऊपर नाली मुट्ठी इन सब इकाई में नपती है, तो वहाँ तो नपती नहीं है। तो बोला ठीक है यहाँ नहीं लागू करेंगे। तो उत्तराखंड में ये आज के उत्तराखंड में लागू नहीं था, यूपी में लागू था, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उत्तराखंड के लिए क्या, उत्तराखंड के लोग भी तो परेशान हो जाएंगे ना। तो बोलते हैं कि चलिए ठीक है, 1960 में जब ये अलग अलग जिले बना रहे थे, छोटा बड़ा ये सब कर रहे थे, बोला हम आपका लैंड सेटलमेंट करते हैं। और ये आज़ाद भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला उत्तराखंड का लैंड सेटलमेंट था, ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसको नाम क्या देंगे, नाम दिया इसको कुमाऊं जमींदारी, अच्छा कुमाऊं में के यू कुमाऊं जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट 1960। तो क्या हुआ है, कूजा कुमाऊं जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1960। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि देखिए जो भी जमीन है उसका तो हमने एडजस्टमेंट कर ही दिया है, सबके पास कितनी कितनी कैसे कैसे है। एक जो वेस्टलैंड का मुद्दा है, तो इसका अधिकार हम जो वहां की ग्राम पंचायत है उसको नहीं देंगे, ये इन्होंने अपने हाथ में ही रखा, राज्य के हाथ में ही रखा। तो उससे हुआ क्या, अब देखिए एक गांव है, उत्तराखंड में ही कोई गांव है, उस गांव में कुछ कुछ खेती की जमीन है, कुछ ऐसी है जो फालतू के पड़ी हुई है। तो अगर उस पे हक ग्राम सभा का होगा, यूपी ने क्या काम किया था, जो वेस्टलैंड थी उस पे ग्राम सभा का या ग्राम पंचायत का अधिकार दिया था, ठीक। यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं। तो अगर वहाँ पे वेस्टलैंड है किसी पहाड़ के किसी गांव में, तो उस पे कोई भी स्कूल बना देता, उसमें किसी को अस्पताल बनाना है अस्पताल बना लेगा। लेकिन वहाँ पे जो खेती कर रहे हैं वो तो खेती कर ही रहे हैं, अब उन्हें स्कूल बनाना है, भाई बच्चों को पढ़ाना भी तो है, तो क्या करेंगे, तो सरकार के पास जाएंगे, सरकार 10 अड़चने लगा देगी, मना कर देगी, नहीं देगी। तो लोग क्या करेंगे कि भैया देखो ये हमारा खेत है, ये मेरी ज़मीन है, ए बी बोलता है ये मेरी ज़मीन है, ठीक, सी बोलता है ये मेरी है, डी बोलता है कि भैया ये मेरी है, एक काम करो ये थोड़ी थोड़ी लैंड आप सबसे ले लो, ठीक है, इस तरीके से। और भैया इसी पे स्कूल बना दो, वरना बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, है ना। सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि कमाना ही है, पढ़ाना भी तो है। तो यहाँ पे स्कूल बनाया, बिल्डिंग बनाई, स्ट्रक्चर बनाया, ठीक, अस्पताल बनाना है अस्पताल बनाया। तो जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसी में से आप बना रहे हो, तो होगा क्या इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट निकल के आएगा कि धीरे 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 विद टाइम एग्रीकल्चर की जो लैंड थी वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो एग्रो लैंड थी वो इसकी वजह से कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। अभी बस आप इसको धीरे धीरे समझते चलो, इतना इतना बस। अब देखिए 1950 का देख लिया, 60 आपने देख लिया, ये जो चला 1964 तक चला, 1964 तक 4 साल चला, ठीक। अब मैं इसको टाइमलाइन को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ।
1971 में सेंसस हो जाती है, उसके डेटा आएगा, लोग पढ़ेंगे। अब डेटा को जब देखते हैं तो देखते हैं यार जनसंख्या विस्फोट हो गया है ना। यही तो था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली फेज। इस टाइम पे जनसंख्या एक्सपोनेंशियली राइज की थी इंडिया की, है ना, एकदम एक्सपोनेंशियल राइज 1950 से लेके 1971 तक। ये ठीक है, ये जो टाइम पीरियड था बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन राइज कर जाएगी। और उत्तर प्रदेश ऑब्वियसली वहाँ भी पॉपुलेशन राइज ही करेगी। जो पॉपुलेशन का हार्ट लैंड है, जो हृदय सम्राट है, वो तो उत्तर प्रदेश ही है। ठीक, उत्तर प्रदेश में बोला भी था, अभी नहीं, आज से 10 साल पहले मंत्री थे कोई, वो बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है उसका कारण है कि यहाँ पे बिजली का नहीं आना। अब वो कैसे बोल रहे थे वो आप खुद से समझ लेना, ठीक है। तो 1971 में सेंसस होती है। सेंसस में पता चलता है कि भैया पॉपुलेशन बढ़ गई है, हमें ज़मीन ज़्यादा चाहिए, है ना। जो सरकार की ज़मीन थी, सरकार ने तो वो पहले से भू स्वामित्व उनको दे दिया है, नजूल लैंड जो वेस्ट लैंड थी। अब सरकार के पास ज़मीन कहाँ बची, वन बचा, ठीक है। तो वन को तो नहीं हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ये आंदोलन भी चलने लगे थे, सुंदरलाल बहुगुणा और आपका चिपको आंदोलन, अलग अलग ये आंदोलन चल रहे थे। भैया वन की भूमि को तो हाथ हम नहीं लगा सकते, तो फिर क्या करना है, एक सेकेंड। तो इस लैंड को हाथ नहीं लगा सकते, तो ये वापस चलते हैं कि अच्छा सरकार की जो लैंड है, जो वेस्ट लैंड थी जिस पे हमने भू स्वामित्व दे दिया था, भैया वो नहीं देंगे हम। ये जो था ना अपना यहाँ पे 1948 में जो लैंड ओनरशिप दी थी वेस्ट लैंड पे, वो नहीं देंगे। तो एक एक्ट पारित करते हैं 1973 में, गवर्नमेंट ग्रांट्स अनुदान जिसको बोलते, एक्ट 1973। और वो जो लैंड ओनरशिप दी थी कि आप जिस ज़मीन पे रह रहे हो, चाहे वो वेस्ट लैंड थी, सरकार ने आपको टेम्परेरी दी थी, लेकिन आप उसके ओनर हो, ऐसा 1948 में बोल दिया था। यहाँ पे आके मना कर दिया कि आप उसके लैंड ओनर नहीं हो, खत्म। चीज़ें समझ में आई यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए, जो लैंड रिफॉर्म है उसमें ज़्यादातर कुछ नहीं होगा, नेशनल लेवल पे होता है, टेनेंसी रिफॉर्म आएंगे, आपका जो लैंड रिकॉर्ड का मॉडर्नाइजेशन भी स्टार्ट होगा, वो सब काम होगा। लेकिन उत्तराखंड में अब इसके बाद कुछ ऐसा नहीं होता मेजरली। सीधे उत्तराखंड बन जाता है 9 नवंबर 2000 को, ठीक। पहले सीएम बनते हैं, क्या नाम था, नित्यानंद स्वामी जी। उसके बाद 2003 में आते हैं एनडी तिवारी साहब, पंडित जी थे अपने, पंडित एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, ठीक। अब पंडित जी के हाथ में उत्तराखंड की कमान है, इन्हें विकास करना है उत्तराखंड का। शेड्यूल वगैरह सब कार्यक्रम हो चुका है, हो रहा है। तो बात आई कि भाई हमें उत्तराखंड को एक इंडस्ट्रियल हब बनाना है। केंद्र सरकार ने एक स्पेशल पैकेज भी दिया है, हमें पैसा भी दिया है, ठीक। शेड्यूल भी हम बना रहे हैं, इंडस्ट्री हम लेके आएंगे। तो भैया इस टाइम पे लैंड रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो हमें करना चाहिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट बात ये जो उस टाइम पे करते हैं, वो उत्तराखंड को सच में बहुत पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करती है, बहुत पॉजिटिव उसका असर रहता है। इन्होंने क्या बोला कि देखिए ज़मीन जो होती है ना, ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझा रहे हैं। अब इन्होंने बोला कि देखिए लैंड दो तरीके की है, एक कृषि एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं, कि एक पे तो कृषि हो रही है उसको एग्रो लैंड बोल देंगे, दूसरी जो बच गई जो कृषि में नहीं आती उसको नॉन एग्रो लैंड। आप सरकारी कोई डॉक्यूमेंट पढ़ोगे उसमें ऐसी है, गैर कृषि भूमि या कृषि भूमि, ठीक, इस तरीके से है। अब एग्रो लैंड जो है, अगर कोई भी व्यक्ति 11 सितंबर मतलब कट ऑफ डेट रखी 12 सितंबर, जिस दिन ये एक्ट पारित हुआ 12 सितंबर 2003, इन्होंने बोला कि ये कट ऑफ डेट है। इस डेट से पहले पहले जिसके पास जितनी भी ज़मीन है, वो चाहे उत्तराखंड का हो, बाहर का हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, हम रेट्रोस्पेक्टिव तो जाके चेंज कर नहीं सकते।
तो भैया वो ज़मीन उसी की रहेगी। ठीक, चाहे वो कृषि की हो, नॉन कृषि, कुछ भी हो, इस डेट से पहले जो भी जिसकी ज़मीन जो जिस स्थिति में है वो यथास्थिति रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब क्या परिवर्तन है? अब ये जो 12 के बाद है, मतलब आप 13 सितंबर से देखोगे 2003 से, तो अब अगर कोई ज़मीन उत्तराखंड में लेगा तो कृषि भूमि है उसको तो कोई अब नहीं ले सकता है। बाहर से आके कोई भी कृषि भूमि नहीं ले सकता है। उसको बहुत सारी सरकार के अप्रूवल देने लगे और उसमें भी मना करने लगे कि ठीक है नहीं, मतलब कुल मिला के बाहर के लिए ज़मीन लेना लगभग असंभव सा हो गया, बहुत मुश्किल हुआ। जो नॉन एग्रो लैंड है आप वो ले सकते हो। वो किस लिए ले सकते हो कि देखिए आपको घर बनाना है, आके आप, ऐसा थोड़ी है कि सरकार, ऐसा थोड़ी है कि कोई भारत से आके उत्तराखंड में रहना चाहे तो उसको रहने नहीं देगी। उसको अगर घर बनाना है तो उसके लिए बोला कि ठीक है आप ले सकते हो। कितनी, उसकी लिमिट है भैया 500 स्क्वायर मीटर। 500 मीटर स्क्वायर मतलब क्या है कि आप इतनी जमीन ले सकते हो बस। मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर कर दिया, ठीक है, इतनी आप जमीन ले सकते हो। अगर आपको घर नहीं बनाना है, कुछ और काम करना है, सपोज आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, कुछ और काम करना है कृषि से अलग, तो आपको इंडस्ट्री में सिर्फ मैक्सिमम 12.5 एकड़ जमीन मिल सकती है, उससे ज़्यादा ज़मीन आपको नहीं मिलेगी। ठीक, और इसमें भी प्रोविज़न रखा है कि आपको ये चाहिए तो आपको पहले बताना पड़ेगा, डीएम साहब उसका अप्रूवल देंगे, उसके बाद ही आप ज़मीन खरीद सकते हो। दैट्स, यहाँ तक बात समझ में आई। अब होगा क्या कि 2007 में एक संशोधन कर देगी सरकार, क्योंकि सरकार बदलती है। 2007 में कौन थे आपके, भुवन चंद्र खंडूरी साहब थे। वो संशोधन कर देंगे और बोल देंगे कि ये आप 250 कर सकते हो इसको बस। तो 2007 में एक संशोधन आएगा इसमें, और इसमें आपका 250 कर देंगे। कुल मिला के क्या है, इसको कम किया गया, मतलब कि जो भू कानून है उसको और ज़्यादा टाइट कर दिया गया। यही तो है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार टाइट कैसे हो रहा है, इजी कैसे हो रहा है, इससे फ़ायदा क्या है। आप समझो मतलब क्या है। पहले आप कृषि से समझो। उत्तराखंड में या कहीं भी, हिमाचल प्रदेश ले लो, उत्तराखंड ले लो, अब अगर कोई भी व्यक्ति जो पहाड़ पे रह रहा है उसके पास कृषि की ज़मीन है, उस पर खेती कर रहा है, ठीक, तो अगर कोई बाहर से व्यक्ति आएगा और उसको हमने अधिकार दे दिया कि आप कृषि भूमि खरीद सकते हो, तो लोग क्या होते हैं, जनरली परेशानी में होते हैं। इस साल फसल नहीं हुई, अगले साल फसल नहीं हुई, तो उस वजह से पैसों का प्रेशर है और पैसे ले लेगा किसी से। वो व्यक्ति बोलेगा कि मुझे भैया ज़मीन दो अपनी, तो वो उससे ज़मीन ले लेगा, वो किसी बाहर वाले को बेच देगा जो उत्तराखंड का निवासी नहीं है, बाहर से। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो खेती कर रहे हैं वो भूमिहीन हो जाएंगे। और भूमिहीन कौन होंगे, जो पहाड़ के लोग हैं, जो पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो खेती करते आ रहे हैं वर्षों से, सदियों से, जिनको पता है पूरा सिस्टम, वही उस जमीन के मालिक नहीं रहेंगे, ये भूमिहीन हो जाएंगे। काम क्या करेंगे फिर, उसी लैंड पे कुछ और काम करेंगे। भाई अब ये भूमि के स्वामी थे, अब स्वामी बचे नहीं, कोई बड़ा आदमी आ जाएगा, सेठ आ जाएगा, उसकी ज़मीन है, उसके में खेती में काम करेंगे, तो ये एक तरह से मजदूर बन जाएंगे। तो जो ओनरशिप थी वो चली जाएगी, पहाड़ पूरे बिक जाएंगे, बाहर से लोग आके यहाँ पे यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कल्चर, यहाँ की जो इकोलॉजी है, सस्टेनेबिलिटी है, उसको समझते नहीं है, है ना। और जनरल सी बात भी है, कोई आया है महाराष्ट्र से, उसको ठीक है उस पर पैसा है, कुछ भी है, उसे क्या पता कि यहाँ की कैसी सेंसिटिविटी है, कैसे यहाँ पे जीवन है, कैसे रहा जाता है, कैसे प्रकृति के साथ जिया जाता है, उसकी भी गलती नहीं, उसे नहीं पता। तो वो यहाँ आके भाई अपना जो इकोनॉमिक कैपिटल से आया है, महाराष्ट्र से आया है, तो उसको वो चीज़ें पता है, पैसा ये वो सब, तो उस हिसाब से वो जीने की कोशिश करेगा, और जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ की जो इकोलॉजी है, सेंसिटिविटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो बोला कि भैया देखो, जो कृषि भूमि है इसको आप सेल कर दोगे तो आप भूमिहीन हो जाओगे, इसलिए हम इसको बेचने नहीं देंगे। इस पर एकदम पाबंदी लगाई हुई थी, इसलिए पाबंदी लगाई हुई थी। अब बचा घर का मसला। अब घर देखिए, अगर 500 मीटर स्क्वायर उन्होंने लिमिट रखी, मान लो कि ये लिमिट होती ही नहीं,
तो कोई भी व्यक्ति आएगा, कहीं भी रहने लगेगा पहाड़ पे, ठीक है, उत्तराखंड में कहीं भी आके रहने लगेगा। अब यूपी है, यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ के लोग जाके उत्तराखंड में ज़्यादा ज़मीन खरीदने लगेंगे तो रेट बढ़ जाएंगे। अब ज़मीन के रेट बढ़ जाएंगे तो जो पहाड़ से लोग चाहते हैं कि भाई एक हमारा घर देहरादून में या प्लेन एरिया में भी हो, ताकि कभी कोई बाढ़ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पे भी आके रह सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन है, कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम आके रह सकते हैं। अब यहाँ पे ज़मीनों के रेट बहुत हाई हैं, क्योंकि यूपी से आसपास के रीजन से लोग आके यहाँ पे रह सकते हैं। तो भाई यहाँ पे उनके लिए जो पहाड़ के लोग हैं, जिन्होंने अपना राज्य अलग बनाया है, वो ही उत्तराखंड की ऐसी सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते, वहाँ पे घर नहीं बना सकते। आज आप एग्जाम्पल देखो, देहरादून में, अभी मैं बताऊंगा, वहाँ तो ये लागू नहीं है सारा सिस्टम ये, तो वहाँ पे आप घर नहीं ले सकते हो। मीन्स आप ईमानदारी से अगर आप आज रिक्रूट भी हो जाते हो ना, तो आपकी सैलरी कितनी है? ₹1,00,000 सैलरी है, उससे ज़्यादा नहीं है, बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख हो जाएगी। तो साल भर में आप कितना कमा रहे हो? 1 लाख के हिसाब से 12 लाख रुपए, 2 लाख चलिए आपने साल में खर्च भी किए, 10 लाख रुपए आप कमा रहे हो। कमा क्या बचा रहे हो? 10 लाख ईमानदारी से। आप 10 साल नौकरी करते हो तो आपके पास 1 करोड़ रुपए आए, ठीक, अब से 1 करोड़ रुपए। आज आप देहरादून में अगर राजपुर रोड पे जाओगे तो राजपुर रोड पे लगभग 110 का रेट है, मतलब 100 गज जमीन, 900 स्क्वायर मीटर जमीन कितनी की है? 1,10,00,000 की, ठीक। तो अब यहां से आप भी भाई अपना धीरे 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 जोड़ना स्टार्ट करते हो, 10 साल बाद इस जमीन के भी तो प्राइस बढ़ेंगे ना। तो आप चाहे इतनी अच्छी सर्विस में जाओगे, ग्रुप बी की सर्विस है, लेवल 8-9 से आपकी एंट्री होती है, उसके बाद भी आपके लिए खरीदना आसान चीज़ नहीं है, और खरीदना ही थोड़ी है, इसको बनाना भी है, तो पूरी ज़िंदगी उसी में निकल जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है, आज भी ये प्रॉब्लम है। अभी आपको बताऊंगा कि कैसी प्रॉब्लम है। तो देखिए 500 से फिर सरकार ने बोला कि भैया 500 भी ज़्यादा है, और कम करो, क्योंकि कम ज़मीन लोग लेंगे तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा ज़मीन की अवेलेबिलिटी रहेगी, पहाड़ के लोग भी आके यहाँ पे खरीद सकते हैं, ठीक। इंडस्ट्री के लिए फिर इतनी सारी क्यों दी? इंडस्ट्री के इसलिए कि भाई हमें उद्योग लगाने हैं, रोजगार सृजन करना है। उत्तराखंड में इन जनरल कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं है, पूंजीपति भी उतने नहीं है, तो बाहर से लोग आएंगे। वो जब आते हैं तो भैया उनको ज़मीन चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, इस वजह से उनके लिए हम थोड़ी सी ये ज़्यादा रखते हैं, वरना उद्योग लगाएंगे कहाँ पे? और उद्योग लगेगा तभी रोजगार मिलेगा। तो ये चारों चीज़ें आपको समझ में आई, कृषि का क्यों, इसका क्यों, ठीक है, और ये सब। बाकी पावर इन्होंने डीएम को दी हुई थी कि आपको इससे ज़्यादा चाहिए या कुछ और मैनेजमेंट करना है तो इनको पैसा खिलाओ, ठीक है। सीधी सीधी सी बात है, किसी से भी पूछ लो, रिश्वत दो आपको ज़मीन मिल जाएगी, ठीक है। गरीब आदमी आप लाइन चक्कर काटते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। आप शराब का ठेका कोई आम आदमी खरीद के दिखाए सरकार से, आज भी नहीं देगी। जो पैसे देगा उसको देगी। पैसे भी कैसे? आपको लगता है कि नीलामी होती है, ऑक्शन होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑक्शनिंग होती है, वो किताबों में पढ़ने में अच्छा लगता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो 2007 में बस 250 मीटर स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक। यहाँ तक चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2018 में हम पहुँचते हैं। सरकार किसकी है? देखिए 2017 में चुनाव हुए हैं, ठीक, यूपी, उत्तराखंड, इन सब में। तो उत्तराखंड में बीजेपी आ जाती है। बीजेपी ऑब्वियसली सबको पता है कि प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट है। यहाँ पे जजमेंट नहीं करना कि सही है या गलत है बीजेपी, इंडस्ट्री भी जरूरी है, लेकिन प्रो इंडस्ट्री है, सबको पता है, ठीक। तो इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे ना। तो यहाँ पे इन्वेस्टर समिट थी शायद 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर 2018 को। अब उस टाइम पे देखिए जो वहाँ की विधानसभा है उसका जो सेशन है वो भी नहीं चल रहा है। ये जो इन्वेस्टर थे ये आने वाले हैं, कल को मीटिंग है। अब सरकार से कल को इन्वेस्टर पूछेंगे कि चलिए हम आपके उत्तराखंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप हमें क्या फैसिलिटी दोगे, आप हमें कितनी ज़मीन दोगे? हम इतनी छोटी मोटी ज़मीनों पे तो हम इन्वेस्ट करेंगे नहीं। सरकार बोल रही है कि बहुत बड़े बड़े हम उद्योगपति को लेके आएंगे, पैसे लगाएंगे। तो वो बहुत बड़े लोग इतनी छोटी सी ज़मीन पे थोड़ी ना लगाएंगे पैसे।
ये चीज़ सरकार को भी पता थी कि यार कल को फिर जवाब हम दे नहीं पाएंगे, तो एक काम करते हैं, आज ही एक ऑर्डिनेंस पारित कर देते हैं, अध्यादेश। और उसमें क्या करते हैं कि जो ज़मीन है कि ऑर्डिनेंस से जब हमारा सेशन आएगा, सत्र लगेगा, हम उसको पास करा देंगे, एक अधिनियम बना देंगे। और कल को कम से कम हमारे पास जब 7 अक्टूबर को हम पहुंचेंगे, 7 या 8 में इन्वेस्टर समिट में, तो हमारे पास बोलने के लिए बहुत मसला रहेगा और हम ज़्यादा अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे अपने इन्वेस्टर को। तो ठीक है, अब उसको कन्विंस करने के लिए क्या करेंगे, कपाट खोल देंगे पूरे। ठीक है, जो भी रेस्ट्रिक्शन थी सब खत्म। क्या कि 12.5 एकड़ की जो रेस्ट्रिक्शन है खत्म, आप कितना भी खरीद लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो प्रॉब्लम खत्म होगी। दूसरा, आपको अच्छा एग्रीकल्चर की दिक्कत लग रही है कि उस पर हमने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, तो आप अगर उद्योग लगाने के लिए खरीद रहे हो तो आप एग्रीकल्चर लैंड भी खरीद सकते हो, इसको भी अलाउ कर दिया इन्होंने। ये समझो सब कुछ जो पहले सोच के अधिनियम लेके आए थे एनडी तिवारी, उसकी पूरी की धज्जियां इन्होंने उड़ा दी। ठीक, फिर तीसरा प्रोविजन ये रखते हैं कि देखिए 12.5 एकड़ की लिमिट भी खत्म, ये सीलिंग भी खत्म। आपको जो इंटेंट है कि आपकी क्या नियत है खरीदने के लिए, वो बतानी पड़ेगी। मतलब क्या है कि आप बता रहे हो कि उद्योग आपको लगाने हैं, इतने रोजगार जनरेट करोगे, ये काम करोगे। अगर आप इतना बता देते हो तो हम आपको ये एग्रीकल्चर वाली लैंड भी दे देंगे। सिर्फ अगर इंटेंट बताई तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रयोजन। इसका इंग्लिश का एक करेक्ट अभी मैं टर्मिनोलॉजी आपको एक्ट में बता ही दूंगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि आप जो प्रयोजन करने वाले हो वो पहले साफ साफ आपको बताना पड़ेगा। आपने बता दिया कि हाँ आपको उद्योग लगाना है, इतने रोजगार जनरेट करोगे, ठीक है आप जमीन ले लो, एग्रीकल्चर की है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या होगा भाई, उद्योगपति आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको तो अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी चीज़ें होती चली जाएंगी। बाद में एक खेल और करते हैं 2022 में, ये जो प्रयोजन था इसको भी हटा देते हैं। कि आपको बताना था ना कि भाई आप जो खेती की ज़मीन है उसको आप अगर इंडस्ट्री लगाओगे उसमें इस्तेमाल करना है, आप मत बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले दे के बात कर लेंगे, आपको जो करना है इवेंचुअली आप कर सकते हो। बेसिकली 2022 तक ये स्थिति आ गई। अब 2022 से लेके फिर आंदोलन की बात होगी, लोग भाई सड़कों पे आएंगे कि ये तो अब सरकार भी हमने चुन के यहाँ पे भेज दी है, क्योंकि 2022 में चुनाव हुए थे, 22 से 27 तक सरकार है ही, तो इनको 22 में चुन के आए, ये काम हो गया, तो इससे क्या होगा, और उद्योगपति आएंगे। तो मतलब प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिसी ये चलती रही, लोग सड़कों पे उतरे कि इस तरीके से तो हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी 5 साल है सरकार के पास, ये कुछ भी कर सकती है। तो लोग सड़कों पे आएंगे, अपनी बात उठाएंगे, बहुत बवाल होगा। और फिर 23, 24 और 2025 में, क्योंकि भाई 2026 है आपके पास, 27 में चुनाव में जाना है, तो कम से कम लोगों को शांत करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। 2025 में फरवरी के महीने में ये ले आते हैं नया भू कानून, न्यू लैंड एक्ट या भू कानून। ठीक, अब आपको समझने में जो एक्चुअल एक्ट है उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब ये जो एक्ट थे इसके पहले, उसके बारे में आप देख लो कि उसमें क्या स्थिति है। कि जितने भी एक्ट हैं 2003 से शुरुआत हुआ था, ठीक है, फिर 2007 में संशोधन होगा, फिर 2018 ले लो, 2022, 2025, इन सब में क्या चीज़ कॉमन है पहले उसको देख लेते हैं कि वो चेंज नहीं रहेगा। तो इन एक्ट में क्या था सब में कि देखिए, जितने भी नगर निकाय हैं, मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, म्युनिसिपल काउंसिल परिषद और नगर पंचायत, ये जितने भी हैं, चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, और आपका इधर कोटद्वार, सब कुछ, ज़्यादातर देखो पहाड़ पे भी, यहाँ भी, सब में नगर निकाय है जो शहर है, वहाँ पे ये लागू नहीं होगा। तो पहला जो म्युनिसिपल एरिया है, जो म्युनिसिपैलिटी के अंडर आता है, वहाँ पे ये अधिनियम लागू नहीं होगा। तो ये जो 250, 500,
12.5 एकड़, ये सब जितनी भी रेस्ट्रिक्शन थी बाकी एरिया पे है। बाकी एरिया बचा ही कहाँ, पहाड़ बचा, सिंपल सा है, जो पहाड़ है सिर्फ वो बचा, और जो पहाड़ पे भी गांव है वो बचे। बद्रीनाथ आप फॉर एग्जांपल लेते हो, बद्रीनाथ नगर निगम में आ जाएगा, नगर निगम में नहीं, म्युनिसिपल एरिया में आएगा, शहर में आएगा। पहाड़ पे श्रीनगर शहर में है, पिथौरागढ़ शहर में है, डीडी हाट, ये सब शहर में ही आएंगे जनरली। तो अब वहाँ पे तो ये लागू हो ही नहीं रहा है, पूरे पहाड़ के जो शहरी निकाय हैं वहाँ पे ये लागू है नहीं। तो बचा कहाँ, सिर्फ ग्रामीण एरिया में। तो लागू कहाँ हुआ है, जो हिल के रूरल एरिया है वहाँ पे लागू हुआ। ठीक। तीसरी चीज, 13 जिले हैं, उन 13 में से सिर्फ 11 जिलों पे ही ये लागू होगा। 2 जिले, एक आपका हरिद्वार, दूसरा आपका उधम सिंह नगर, वहां पे ये लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे सिडकुल है, अगर यहाँ भी हम लागू कर देंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। यहाँ भी सितारगंज में सिडकुल है, ठीक, तो यहाँ पे फिर विकास नहीं होगा। जो हम इंडस्ट्रियल हब इसको बना रहे हैं वो ये नहीं बन पाएगा। तो 13 में से सिर्फ 11 जिलों पे ही ये लागू होगा, बाकी पे लागू नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ें तो हर उसमें, चाहे 2003 में भी सारे प्रोविज़न एनडी तिवारी साहब के, पंडित जी के सही थे, लेकिन ये प्रोविज़न उस एक्ट में भी थे, बाकी संशोधन में भी, इसमें सब में था, किसी में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, अब देखते हैं प्रॉपर एक्ट। अब आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, ठीक, अब मैं इसको पढ़ता हूँ। अब दोनों में आप डिफरेंस देखना, मैंने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, अब जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा आप देखना, सारे ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपके हो जाएंगे। पहला है कि एक्सेप्ट हरिद्वार एंड उधम सिंह नगर, इंडिविजुअल फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट विल नॉट बी एबल टू परचेज लैंड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इन द रिमेनिंग 11 डिस्ट्रिक्ट। मतलब क्या है कि पहला प्रोविजन यही है कि जो 13 जिले हैं उसमें से सिर्फ 11 जिलों में ही ये चीज़ लागू होगी। बाकी जिलों में, जो 2 जिले हैं पर्टिकुलरली हरिद्वार और उधम सिंह नगर, वहां पे लागू नहीं होगा। पहली बात समझ में आई। अब दूसरा प्रोविजन देखते हैं। दूसरा क्या है, अपार्ट फ्रॉम म्युनिसिपल एरिया, इंडिविजुअल फ्रॉम अदर स्टेट विल नॉट बी अलाउड टू बाई 250 स्क्वायर मीटर of land once in their lifetime of the residential purpose. For this they will be required to submit a mandatory affidavit. हाफिडिफिट, जो बिहार के वित्त मंत्री हैं वो हाफिडिफिट बोलते हैं, ठीक, तो उनको हाफिडिफिट नहीं देना पड़ेगा। कैसे? तो इन्होंने बोला कि जो म्युनिसिपल एरिया है, जो नगर निकाय है, म्युनिसिपल एरिया है, वहां पे ये लागू नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, तो फिर बाकी जो अदर एरिया है जहाँ पे लागू है, आप उसको विलेज के अंडर में ले लो, या फिर 2 चीज़ें चलती हैं, एक कि भाई ये म्युनिसिपल एरिया के अंडर में आता है तो इसको बोलते हैं इनर सर्किल, और इसके जो बाहर का क्षेत्र है, सपोज ये है, ठीक, तो इसको बोलते हैं आउटर सर्किल। आउटर सर्किल, आपने जब लैंड वगैरह आप देखते हो, सर्किल रेट का आप नाम सुनते हो, तो यही है कि इनर सर्किल, ये मतलब क्या है, ये म्युनिसिपल एरिया है तो इसके अंदर आप नहीं खरीद सकते हो, इसके बाहर आप खरीद सकते हो। सॉरी, इसके अंदर तो ये लागू है, यहाँ पे नहीं, उल्टा ही हो गया है हर दोनों, है ना। चलिए समझ लेना आप, मतलब क्या है, म्युनिसिपल एरिया में लागू नहीं होगा, जो विलेज और ये आउटर सर्किल में है, ठीक, वहां पे ये एक्ट लागू होता है। तो जितने चाहे आपके हरिद्वार है, हरिद्वार में तो लागू नहीं है, उधम सिंह नगर पूरे में ही लागू नहीं है, देहरादून शहर है वहाँ पे लागू नहीं है, ऋषिकेश शहर है वहाँ लागू नहीं है, आप चले जाओ नरेंद्र नगर भी शायद म्युनिसिपल एरिया में ही आएगा, वहाँ भी लागू नहीं है। आप टिहरी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, ऊपर आपका बद्रीनाथ, साथ में कर्णप्रयाग, वहाँ सब में ये सब शहर ही हैं। इधर आप चाहे कुमाऊँ में चले जाओ, वहाँ पे लागू, शहरी एरिया में तो लागू है नहीं, गाँव में, पहाड़ पे, छोटी छोटी जगहों पे लागू होता है, ठीक। अब तीसरा, चौथा पॉइंट, वो जो लैंड थी जो पहले 500 अलाउ किया हुआ था,
उसके बाद 250 किया गया उसको, फिर बीच में बढ़ा देंगे, लेकिन उसको अब इन्होंने रेस्ट्रिक्ट करके 250 स्क्वायर मीटर ही रखा। तो इसको आप याद रखना, ये सब खत्म है, 250 ही है, 250 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड वंस इन देयर लाइफ टाइम, मतलब आप जीवन में सिर्फ एक बार इतना ही खरीद सकते हो। अब अगर आप सपोज अभी रह रहे हो रामनगर में, और रामनगर में आप उत्तराखंड के निवासी नहीं थे, आपने वहाँ पे 250 इतना ज़मीन ले रखी है, या रामनगर नहीं, आप किसी और एरिया में रह रहे हो, ठीक। अब वहाँ से आप क्या अगर देहरादून दोबारा से ज़मीन ले सकते हो? आपको अगर लेनी है तो पहले आपको वो बेचनी पड़ेगी अपनी, है ना, क्योंकि लिमिट है। 4, 5वां पॉइंट, द रूल फॉर परचेजिंग लैंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस विल रिमेन अनचेंज्ड। तो जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आप ले रहे थे वो तो जो पहले चल रहा था वही रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, क्योंकि औद्योगिक उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हम, हमारी मजबूरी है। ऐसे ही हरिद्वार, उधम सिंह नगर, परमिशन टू बाय एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर लैंड विल नॉट बी ग्रांटेड एट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल, स्टेट अप्रूवल विल बी रिमेन द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि आपको अगर हरिद्वार, उधम सिंह नगर वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर लैंड लेनी है तो आपको पहले डीएम से परमिशन लेनी थी, अब डीएम से नहीं लेनी, राज्य सरकार से लेनी है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। मतलब क्या है, मैंने आपसे बोला था कि आपको डीएम को पैसे खिलाने हैं, अब डीएम को नहीं खिलाने हैं, अब सीधे राज्य सरकार को देने हैं, है ना। यही है इसका मतलब कि बीच में ये भी अपना भी हिस्सा खा रहा होगा, तो उसको हटाओ, डायरेक्ट हमें देना है, ठीक है। रेवेन्यू की कमी है अभी। नेक्स्ट, the 12.5 acre land ceiling has been removed in 11 districts. However, in Haridwar and Udham Singh Nagar, before purchasing 12.5 acre of land, the concerned department must issue a requirement certificate for their intended purpose. Only then will approval granted at the government level. मतलब क्या है कि आपको एफिडेविट, हाफिडेविट जिसको बोलते हैं, वो देना पड़ेगा, शपथ पत्र देना पड़ेगा, और उसमें बताना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए ज़मीन ले रहे हैं। द बायर विल हैव टू सबमिट एफिडेविट टू रजिस्टर स्टार्टिंग, ये सब ठीक है। द लैंड परचेज प्रोसेस विल बी मॉनिटर्ड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल रेगुलरली सेंड रिपोर्ट्स रिलेटेड टू लैंड परचेज, रेवेन्यू काउंसिल, द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि जो डीएम वगैरह है, अब इनका ये काम तो छीन लिया, आपको क्या काम करना है, मॉनिटरिंग करनी है बस, ठीक है। विद इन म्युनिसिपल लिमिट लैंड यूज विल बी परमिटेड ओनली एज पर द डेजिग्नेटेड लैंड यूज रेगुलेशन। तो ये बात आपको समझ में आई, यही है पूरा आपका भू कानून। अब इसमें कितने नए चेंजेस आपको लग रहे हैं, मुझे तो इसमें कुछ ऐसा चेंज लगा नहीं, बस एक ही चेंज लगा है कि जो पहले आप डीएम साहब को खिलाते थे, अब वो डायरेक्ट आप राज्य सरकार को खिलाओगे, ठीक है। सिर्फ इतना सा चेंज मुझे समझ में आया है, बाकी चलिए अब एक चीज़ जो निकल के आती है ना कि हिमाचल प्रदेश फिर क्यों अलग है। भाई उत्तराखंड में तो इतनी मांग चल रही है, पहाड़ी राज्य तो हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे क्या मांग नहीं है, क्या वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है? तो वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा अच्छा भू कानून है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा क्यों है। चलिए 1972 में पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश वर नॉट अ गुड फाइनेंशियल सिचुएशन. देयर वाज अ कंसर्न दैट दे सेल देयर लैंड टू पीपल फ्रॉम द अदर स्टेट. द पीपल विल बिकम लैंडलेस एंड देयर कल्चर will become extinct. Due to this, the Land Reform Act 1972 was passed, which prohibits outsider from purchasing agriculture land, but also allow them to rent a land for business purpose. मतलब क्या है कि देखिए हिमाचल प्रदेश में 1972 का एक्ट पास हुआ और उसमें क्या किया कि आप अपनी ज़मीन नहीं बेचोगे किसी आउटसाइडर को. हाँ, आप रेंट पे दे सकते हो, अगर आपको कोई बिजनेस पर्पस के लिए किसी को देना है तो आप उसको सिर्फ रेंट पे दे सकते हो. द लॉ ऑल्सो मेड इट पॉसिबल समवन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट टू परचेज लैंड इन हिमाचल आफ्टर लिविंग. और एक प्रोविज़न था कि आप 15 साल अगर हिमाचल प्रदेश में रह रहे हो तब आप वहाँ के जो ज़मीन वगैरह है उसको खरीद सकते हो. बाद में इसको बढ़ा के 30 साल कर दिया गया. 30 साल मतलब आप समझो कोई 20 साल का बच्चा अगर वहाँ जाता है तो 30 साल 50 साल का हो जाएगा, तो बुढ़ौती में ही खरीद पाएगा. कुल मिला के ये बात है,
ठीक, सर्विस में अगर ज्वाइन करता है 30 साल में जाता है, 30 और 30-60, तो रिटायरमेंट के बाद ही वो ले सकता है। ठीक है, इसको 30 साल बढ़ा के कर दिया गया। उत्तराखंड के लोग भी लगभग इसी बात को बोलते हैं कि देखिए हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से लैंड रिफॉर्म या फिर जो भू कानून है वो आया हुआ है। अब आपसे असल में क्या है ना, कभी कभी कंपैरिजन के लिए पूछ लेता है कि उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश भी तो पहाड़ी राज्य है, वहाँ तो मांग नहीं उठ रही है, यहाँ क्यों उठ रही है? तो यहाँ का और वहाँ का डिफरेंस आपको पता चला। ठीक, ये मैं आपको दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, पढ़ लेना। ये उस जब पारित हुआ था एक्ट, उस टाइम पे ये प्रोविज़न दिए हुए हैं। सब कुछ पढ़ के आपको कुछ नया निकल के नहीं आएगा, जो मैंने समझाया है सिर्फ वही है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। नगर निकाय क्षेत्रों को छोड़ बाकी जगह बाहरी राज्यों के व्यक्ति जीवन में एक बार आवासीय परियोजना के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि ले सकते हैं। ठीक, वो भी शपथ पत्र देना होगा। ठीक है, हरिद्वार उधम सिंह नगर में ये लागू नहीं है। ठीक है, 11 जनपदों में 12.5 एकड़ भूमि की सीलिंग खत्म कर दी गई। हरिद्वार उधम सिंह नगर में भी 12.5 एकड़ भूमि खरीद से पहले जिस प्रयोजन के लिए खरीदी जानी है उससे संबंधित विभाग को आवश्यकता प्रमाण पत्र जारी करना होगा। ठीक, इसमें क्या है कि हरिद्वार में यहाँ तो इनको छूट दे रखी है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, वहाँ पे इन्होंने बोल दिया था कि अगर आपको लैंड लेनी है तो पहले अपनी जो इंटेंट है वो बतानी पड़ेगी। ठीक है, आपने बताया कि हम सपोज यहाँ पे स्कूल ही बनाना है, हमें इंटरनेशनल स्कूल बनाना है, उसके लिए हमने ज़मीन ली है, तो आपको वो बनाना ही है। 3 साल का आपको टाइम दिया जाएगा। आपने बनाया है तो ठीक, नहीं बनाया तो इसको फिर सरकार अपनी संपत्ति मान लेगी इस ज़मीन को और आपसे छीन लेगी। तो मतलब एक तरीके से ये है कि आप पे बाध्यकारी कर दिया गया कि आपने जिस काम के लिए बोला है आप उसी काम में लगो, बदलो नहीं काम को। ठीक, पोर्टल के माध्यम से निगरानी नगर निकायों की सीमा की, ठीक है ये ठीक। चलिए, हिमाचल प्रदेश का और थोड़ा इसका और डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। हिमाचल में और उत्तराखंड में क्या अंतर है लैंड रिफॉर्म के मामले में? तो देखिए, बाहरी व्यक्ति क्या कृषि भूमि खरीद सकता है? हिमाचल प्रदेश में जो सेक्शन 118 है वो पूर्णतः प्रतिबंध करती है, नहीं खरीद सकता। उत्तराखंड में रेगुलेटेड है, मतलब कुछ केस में आप खरीद भी सकते हो, 13 में से 11 जिले, वहाँ पे नहीं, कुछ जिलों में खरीद भी सकते हो। अब हिमाचल प्रदेश में क्या है, जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू है। देखो 1972 की पॉलिसी है, चली आ रही है। यहाँ पे क्या है, 2003, 2007, 2018, 2022, 2025, अभी भी पता नहीं कि चेंज होंगे नहीं होंगे। तो यहाँ से एकदम पॉलिसी में कोहेरेंस है, ये बहुत ज़्यादा संशोधित हुई है। तो उससे जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा डिलेमा में रहता है कि आज मैं ले सकता हूँ, कल को आके बदल देंगे, परसों को आके इन्होंने बदल दिया, कोई सरकार बदली, तो मतलब वो डरता है। तो एक्चुअल में जो आपका पर्पस है कि आपको पैसे लेके आने हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आना है, वो भी तो नहीं आता इस हिसाब से। अनुपालन हिमाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंटेशन बहुत सख्त है, यहाँ पे नहीं है। अभी देख लो, अभी आप न्यूज़पेपर अभी सर्च करो आप गूगल पे कि लैंड रिलेटेड केसेस इन उत्तराखंड, इतने न्यूज़ आर्टिकल, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा। अब पर्यटन, यहाँ पे क्या है, देखिए उत्तराखंड में शहरी विस्तार ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि शहर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने अलाउ किया हुआ है कि कोई भी आके ले सकता है, बना सकता है, रह सकता है। तो उस वजह से अर्बन प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जबकि यहाँ पे इतना प्रेशर अर्बन एरियाज पे 2-3 शहर को छोड़ दो तो नहीं है। भू माफिया उत्तराखंड में ज़्यादा काम कर रहे हैं, बाकी जगहों पे कम। ठीक, तो आपको ये चीज़ समझ में आई। अब सरकार ने क्या बोला है ना कि हम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, ये तो लिखते ही हैं एक्ट में, लेकिन इससे क्या है ना, जो इन्वेस्टर है उसमें भी थोड़ा सा एक डर का माहौल रहता है। दूसरी चीज़ आपको प्रमोट करना था कि भाई पहाड़ पे एक सस्टेनेबल कोई डेवलपमेंट हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जाए। अब पहाड़ पे तो इन्वेस्टमेंट जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने शहर को ही बढ़ावा दिया है कि शहर में लागू ही नहीं होगा, शहर में लोग खरीदते रहेंगे और बढ़ते जाएंगे दाम। तो उससे क्या हुआ है, अर्बनाइजेशन का जो एक प्रॉब्लम है वो अभी और लंबे टाइम तक चलने वाली है। उससे अच्छा तो ये होता कि आप कुछ हिल एरिया में, जहाँ पे लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कम है,
कुछ इन्वेस्टर को या कुछ लोगों को अलाउ वहाँ पे करो। करने के बाद आप वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, कुछ लैंड के पॉकेट्स बनाओ और वो वहाँ पे अलाउ करो कि ठीक है आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ, जो भी इंडस्ट्री लगानी है, छोटी मोटी इंडस्ट्री आप लगा सकते हो। और लैंड भी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है वो भी कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर बढ़ावा देती सरकार तो शायद चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से हो जाती हैं। तो आप देखिए, निगेटिव अगर आप गिनवाओगे तो ये तो एंडलेस है ना, कितने भी गिन लो हर चीज़ में कुछ ना कुछ रहेगा ही। सिंपल सा क्या है, क्या ये सारे प्रोविजन सब खत्म कर देना चाहिए? तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, वो भी गलत है। क्या एकदम टाइट कर देना चाहिए, बिल्कुल कोई आ ही ना पाए? वो भी गलत है। बीच का रास्ता है रेगुलेशन, ठीक, कि आप रेगुलेट कीजिए सही तरीके से। अगर सही से इम्प्लीमेंट ही हो जाए इफेक्टिवली, जो अधिकारी हैं, जो पूरा तंत्र है, अगर काम करने लगे, भू माफियाओं पे रोक लगे, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। ये तो अभी आर्टिफिशियली इतनी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं